7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। अगले ही दिन पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। ऐसे में सभी के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या युद्ध छिड़ चुका है? इसका शॉर्ट आंसर तो यह है कि नहीं, पर इतने भयंकर हमले के बाद भी इसे जंग क्यों नहीं कहा जा सकता? इसे समझते हैं एस्केलेशन लेडर से। भारत और पाकिस्तान एस्केलेशन लेडर में 4 स्टेप चढ़ चुके हैं और इसके 7वें स्टेप में होती है फुल न्यूक्लियर वॉर। तो चलिए इस एस्केलेशन लेडर से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और पाकिस्तान क्लैश में आखिर आगे क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। किन्हीं दो देशों में संघर्ष की शुरुआत किसी घटना या बयानबाजी से होती है, फिर हल्के सैन्य कदम और बढ़ते बढ़ते ये फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच सकते हैं। देशों के बीच इस टेंशन को अलग अलग स्तर पर मापा और सुलझाया जाता है। डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में इसके लिए एस्केलेशन लेडर शब्द का इस्तेमाल होता है। अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हरमन कान ने 1965 में लिखी बुक ऑन एस्केलेशन मेटाफर्स एंड सिनेरियोज में एस्केलेशन लेडर की थ्योरी दी थी। उनकी लेडर में संघर्ष के कुल 44 स्टेप्स थे। हालांकि मॉडर्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे 7 स्टेप में देखते हैं। इसके जरिए दुनिया को यह पता चलता है कि किस स्तर पर बात बिगड़ रही है और इसे कहां रोकना चाहिए। खासकर न्यूक्लियर वेपन्स वाले देशों में एस्केलेशन को समय रहते रोकना जरूरी होता है, नहीं तो नतीजा तबाही हो सकता है। इसमें पहला स्टेप होता है कूटनीतिक विरोध। इसमें बातचीत के जरिए देश अपना विरोध दर्ज करते हैं। दूसरा स्टेप होता है आर्थिक प्रतिबंध, जैसे ट्रेड बैन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगाना एटसेट्रा। तीसरे स्टेप में आती है आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती और युद्धाभ्यास। स्टेप 4 में आता है सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, सैन्य झड़प और गोलीबारी। भारत और पाकिस्तान अभी फिलहाल इसी स्टेज पर हैं। अगला स्टेप जिसके मुहाने पर फिलहाल हम खड़े हैं वो है पूर्ण युद्ध। इसमें खुले तौर पर आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस के साथ जंग की शुरुआत होती है। एस्केलेशन लेडर के 6ठे स्टेप में परमाणु हथियारों की धमकी या फिर छोटे न्यूक्लियर वेपन से हमले की शुरुआत हो जाती है। इस लेडर का आखिरी स्टेप होता है सर्वनाश, यानी बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी हमले के बाद दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो चुकी है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि जंग कभी भी ऐलान करके नहीं होती। किसी एक देश की कार्रवाई के बदले में दूसरी तरफ से जैसा रिएक्शन आता है उसके हिसाब से तय होता है कि आगे का एक्शन कितना सख्त होगा। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जंग जैसी स्थिति है, पर जंग नहीं। अभी दोनों देशों ने खुलकर जंग का ऐलान नहीं किया है, लेकिन दोनों तरफ से एक्शन हो रहे हैं। ऐसे में अगर सैन्य कार्रवाइयां बढ़ती है तो कहा जा सकता है कि अब संघर्ष बढ़ रहा है। इस संघर्ष में जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी सेना की तीनों विंग्स शामिल हो जाती हैं तो इसे फुल फ्लेजेड वॉर यानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग कहा जाएगा। जंग यानी एक देश का दूसरे देश पर अटैक करना, जैसे पूरा इलाका ही खत्म करना, बड़ी तादाद में बम गिराना, फाइटर जेट से लगातार हमला करना। जबकि ऑपरेशन में स्पेसिफिक टारगेट को खत्म किया जाता है। ऑपरेशन सोच समझ कर किया जाता है और देखा जाता है कि कोलैटरल डैमेज ना हो, जबकि जंग में ऐसा कुछ नहीं होता। जंग में सेना के जवानों के साथ साथ आम लोग भी घायल या मारे जाते हैं। वहीं ऑपरेशन में उस व्यक्ति या चीज को खत्म किया जाता है जिससे देश को खतरा है। जंग किसी बड़े मकसद के लिए होती है, जबकि ऑपरेशन सुरक्षा के लिए। जैसे 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जा करने की सोच से जंग शुरू की थी, जबकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवादियों के कैंप को खत्म कर देश की सुरक्षा करना है। जंग के दौरान कई तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, जबकि किसी एक ऑपरेशन की वजह से जंग के हालात बन सकते हैं। कुल मिलाकर जंग के मुहाने पर खड़े भारत और पाकिस्तान किसी भी वक्त अपनी तीनों सेनाओं से एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे वॉर कहा जाएगा। फिलहाल इस जंग में पाकिस्तान टिकेगा कितने दिन, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है, जंग हो ही जानी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।